बूढ़ी रोशनी शादी के उत्सव में फेंकी गई जूठी प्लेटों से खाना चुनकर खाते हुए कहती है। लगता है इस शादी में तो सभी भुक्खड़ ही आए हैं। देखो तो प्लेटों में जरा भी खाना नहीं, जैसे प्लेटें तो चाट ही गए। भूख की सताई रोशनी यह कह ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक बालक पर जाती है जो अपनी माँ के साथ शादी के फंक्शन में आया हुआ था। बालक पूछ रहा था, माँ माँ, बताओ तो मैं कैसा लग रहा हूँ। उस बालक को यह कहते सुन रोशनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसे अपने बेटों की याद हो आती है। रोशनी के दोनों बेटे करण और अर्जुन नए कपड़े पहने हुए थे। करण ने पूछा, माँ माँ, बताओ तो मैं कैसा लग रहा हूँ। करण बेटा, तुम बिल्कुल राजकुमार लग रहे हो। और मैं कैसा लग रहा हूँ माँ। मेरा अर्जुन भी राजकुमार ही लग रहा है। अरे बेटा, अब चलोगे कि मेला खत्म होने के बाद ही चलना है? अभय और रोशनी के दो बेटे थे, करण और अर्जुन। अभय एक प्राइवेट बस पर ड्राइवर की नौकरी करता था। अभय अपने दोनों बेटों को लेकर गांव में मेला दिखाने ले जाता है। अर्जुन व अभय मेले में जलेबियां खाते हैं। अर्जुन पूछता है, बापू, जलेबियाँ तो बहुत अच्छी हैं, है ना बापू। हाँ बेटा। अरे करण कहाँ चला गया? ये लड़का भी अपनी शरारतों से बाज नहीं आता। चलो आओ, उसे ढूंढते हैं। यह कहकर अभय और अर्जुन करण को ढूंढने लगते हैं। तभी अर्जुन कहता है, बापू देखो, उस करण को चूड़ियों की दुकान पर खड़ा है। खिलौने छोड़ चूड़ियाँ खरीद रहा है बेवकूफ। चुप कर, आओ अब घर चलते हैं। घर आकर करण रोशनी को हरी लाल चूड़ियां दिखाते हुए कहता है, माँ, ये चूड़ियाँ कैसी हैं। चूड़ियां तो बहुत सुंदर हैं करण बेटा, पर तू चूड़ियां लाया किसके लिए है? तुम्हारे लिए माँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तुम्हारे लिए ढेर सारी चीजें लाया करूंगा और मैं तुम्हारे और बापू के लिए महल जैसा सुंदर घर बनवाऊंगा माँ। जीते रहो मेरे बच्चों, जीते रहो। समय बीतता जाता है और एक दिन रोशनी के परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अभय की बस का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रोशनी रोती हुई कहती है, आप तो बीच मझधार में मुझे छोड़ चले। अब मेरे करण अर्जुन का क्या होगा? अभय की मौत के बाद रोशनी अपने बेटों का पेट पालने के लिए काम की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने लगती है। रोशनी एक जगह जाकर पूछती है, बीबी जी, मैं घर के सब काम बढ़िया से कर लेती हूँ, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? यहाँ तो सबके घरों में पहले से ही काम वाली लगी है, यहाँ तो तुझे काम मिल ही नहीं पाएगा। रोशनी कई जगह जाती है और उसे कहीं काम नहीं मिलता। फिर वह बाजार में आती है तो छिन्नू लाला माल से भरी ठेली को देख बड़बड़ा रहा होता है। अरे कम वक्त, रोज रोज छुट्टी मार जाता है। सामान पहुंचाना जरूरी है, अब कहाँ से लाऊं ठेला खींचने वाला। लाला की यह बात सुनकर रोशनी उससे कहती है, लाला जी क्रोधित मत होइए, ठेली का माल जहाँ पहुँचाना हो मैं पहुँचा आती हूँ। यह सुनकर छिन्नू लाला उसे टेढ़ी नजरों से देखता है और कहता है, अरे तू औरत है, ठेला खींचना तेरे बस की बात नहीं, चल जा। अरे मेरा भेजा मत खा, जा यहाँ से। सेठ, शेर के बच्चों को शेर नहीं शेरनी पालती है। ये शेरनी अपने बच्चों को पालने के वास्ते हाथ ठेला तो क्या, मोटर ठेला खींचने का दम रखती है। अच्छा ये बात है, तो खींच कर दिखा ठेला। रोशनी आसानी से ठेला खींच लेती है और उसी दिन से लाला का ठेला खींचने का काम उसे मिल जाता है। वह औरत होकर मर्दों से ज्यादा पसीना बहाती है और अपने करण अर्जुन को पढ़ाने लिखाने की ठान लेती है। बेटा करण अर्जुन, मन लगा कर पढ़ाई करो, तुम्हें बहुत बड़े आदमी बनना है बेटा। तुम चिंता मत करो माँ, हम खूब पढ़ेंगे और अपनी माँ की खूब सेवा करेंगे। यह सुनकर रोशनी खुशी से फूली नहीं समाती और उसे अभय की याद हो आती है।
वह आंखों में आंसू भरकर कहती है, फिर तो तुम्हारे बापू की आत्मा को शांति मिल जाएगी मेरे बच्चों। कुछ साल बाद करण अर्जुन बड़े हो जाते हैं और कॉलेज में पढ़ने लगते हैं। एक दिन करण कहता है, माँ, मुझे 2,000 रुपये चाहिए। क्या करेगा इतने पैसों का? कॉलेज के एग्ज़ाम की फ़ीस जमा करानी है। ठीक है, 1-2 दिन में करा देना। घर के बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए रोशनी को ज्यादा काम करना पड़ता है, पर वह हार नहीं मानती। एक दिन रोशनी काम से घर लौट रही होती है तो अचानक ही उसके पैर में कांच घुस जाता है और लहू बहने लगता है। रोशनी परेशान होकर कहती है, उफ, आए, लो, हो गया काम। अब ठेला कैसे खींच पाऊंगी और करण की फीस का क्या होगा? मगर रोशनी अपना पांव जख्मी होने पर भी ठेला खींचती है। उसके पांव लहूलुहान हो जाते हैं, मगर रोशनी रुकती नहीं। वह सोचती है, बेटे की फीस भरनी है, कुछ भी हो जाए माल तो पहुंचा कर ही रहूंगी। कुछ समय बाद, माँ, मुझे एक विदेशी कंपनी में नौकरी मिल गई है। मुझे कुछ दिनों के लिए विदेश जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा। करण विदेश चला जाता है और अर्जुन को भी एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। वह एक अमीर लड़की से शादी कर लेता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, देखो, अब तुम इस झोपड़े में नहीं रहोगी और ना काम करोगी। तुम हमारे साथ बंगले में रहोगी। क्यों ज्योति, मैंने ठीक कहा ना? बिल्कुल गलत कहा। मैं इस गरीब को अपने घर नहीं रख सकती। यह सुनकर अर्जुन को ज्योति पर बहुत गुस्सा आता है। देखो ज्योति, मैं अपनी माँ को अकेली नहीं छोड़ सकता। बेटा, तू बहू के साथ जाकर रह, मेरी चिंता मत कर। अभी मेरी हड्डियों में दम है, जब ना रहे तो संभाल लेना। रोशनी के समझाने पर अर्जुन उसे अकेले छोड़ ज्योति के साथ रहने लगता है और कुछ दिन बाद छिन्नू लाला रोशनी को काम से निकाल देता है। वह कहता है, अरे अब तुझमें ठेला खींचने का दम नहीं रहा, इसलिए घर बैठकर आराम कर रोशनी। उस दिन के बाद रोशनी को कोई काम नहीं मिल पाता। वह भूखी मरने लगती है और जब भूख सहन नहीं हो पाती तो मजबूर होकर भीख मांगने लगती है। लोगों से कहती फिरती है, बेटा, बहुत भूख लगी है, 10-5 रुपए दे दो, कुछ खा लूंगी। एक आदमी बोला, अरे, कोई औलाद नहीं है क्या? जाकर उनसे खाना मांग, हमारा भेजा क्यों खाती है? एक दिन रोशनी बाजार में भीख मांगने जाती है तो अचानक उसकी अमीर बहू ज्योति मिल जाती है। रोशनी कहती है, बेटी, बहुत भूख लगी है। ओह, आप अमीर बहू की गरीब मजबूर भिखारिन सास। हाँ। यह कहकर ज्योति रोशनी की तरफ 100 का नोट बढ़ाती है और कहती है, ये ले पैसे और भर ले अपना भूखा पेट, पर एक बात ध्यान रखना, हमारे आसपास भी कभी नजर मत आना, भिखारिन कहीं की। हाँ। बेटों की लापरवाही और अमीर बहू की नफरत के चलते रोशनी की हालत बिगड़ती चली जाती है। वह बीमार रहने लगती है और एक दिन भूख से बेहाल होकर शादी की जूठी प्लेटों में बचा खाना खाने को मजबूर हो जाती है। अपने करण अर्जुन के बारे में सोचकर रोशनी रोने लगती है और तभी अचानक ही रोशनी के पास एक कार आकर रुकती है। कार में बैठा करण अपनी माँ की यह हालत देखता है तो फूट फूट कर रो पड़ता है और पूछता है, माँ, तुम और ऐसी हालत में? अर्जुन भैया कहाँ हैं? तू 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 विदेश से आ गया बेटा। रोटी रोटी क्या क्या रोटी लेकर आया है? जल्दी से दे दे, बहुत भूख लगी है रे। यह कहते कहते रोशनी बेहोश हो जाती है और करण उसे अस्पताल ले जाता है। होश में आने पर रोशनी उसे सारी सच्चाई बताती है। सच्चाई जानकर करण को अर्जुन पर बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, थू है ऐसे बेटे पर जो अपनी माँ को ऐसी हालत में छोड़ दे। आज के बाद मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। ऐसा मत बोल बेटा, अब घर चल।
फिर कुछ दिन बाद जब अर्जुन को अपनी भूल का एहसास होता है तो वह अपनी माँ के पैरों में आकर गिर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दे माँ, ये सब इस अमीर जाति ज्योति के कारण हो गया। आज के बाद मैं इससे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। अर्जुन की यह बात सुनकर ज्योति को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह भी रोशनी से माफी मांगने लगती है। रोशनी उसे माफ कर देती है और फिर करण अर्जुन दोनों भाई खुशी खुशी उसके साथ रहने लगते। विधि के पिताजी सुनील खेतों में मेहनत मजदूरी करते थे। मई का महीना था। खेतों में गेहूं की कटाई चल रही थी। जब सुनील और गायत्री, विधि की माँ, गेहूं काटकर दोपहर में घर आए तो वे दोनों पसीने में तर थे। विधि बोली, पिताजी, कितनी गर्मी पड़ रही है और हमारे घर में एक पंखा भी नहीं है। इस पर सुनील बोला, विधि बेटा, हम दहाड़ी पर खेतों में काम करते हैं। जानती हो बिजली का बिल कितना ज्यादा आता है। हम अभी उसे चुकाने में सक्षम नहीं हैं। गायत्री ने कहा, चल अब पानी तो दे दे विधि, गर्मी से हलक सूखे जा रहा है। विधि ने घड़े से पानी लाकर दिया और बोली, लो माँ, मगर पानी ठंडा नहीं है। गायत्री ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी अब ये घड़ा बहुत पुराना हो गया है, ठंडा कैसे रहेगा। गेहूं कटाई का पैसा मिला है, शाम को ही नया घड़ा ले आऊंगी। हाँ। अरे माँ, वो देखो किसकी गाड़ी आई है, हमारे घर की तरफ ही आ रही है। वो गाड़ी तो तुम्हारे ताऊ जी की लग रही है। अरे हाँ, वही लोग हैं। विधि के ताऊ जी शहर में सरकारी फ्लैट में रहते थे। रिटायर होने के बाद उन्हें वह फ्लैट छोड़ना पड़ा और अब वो गांव में ही अपने पुराने घर में रहने के लिए आ रहे थे। अब तुम्हारे ताऊ जी यहीं रहेंगे, अपने पुराने घर, हमारे सामने वाले घर में। चलो भैया, जब तक आपका नौकर साफ सफाई करे तब तक चाय पानी पीकर यहीं आराम करो। अनिल अपनी पत्नी गीता और बेटी दीक्षा के साथ सुनील के घर चला गया। विधि ने पानी लाकर दिया। दीक्षा बोली, विधि, क्या तुम्हारे घर में फ्रिज नहीं है? ये पानी तो गर्म है। नहीं दीक्षा, हमारे घर में फ्रिज नहीं है, हम कुएं का पानी पीते हैं। उफ, कैसे रह पाएंगे हम इस गांव में, बहुत गर्मी लग रही है। एसी तो तुम्हारे यहाँ है नहीं, पंखा ही चला दो। विधि अपने पिताजी और माँ का मुंह देखने लगी। सुनील ने कहा, बेटी, हमारे घर में पंखा नहीं है। हम लोगों को पेड़ों की हवा खाने की आदत पड़ी हुई है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। दीक्षा को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे बहुत गर्मी लग रही थी। तो दीक्षा बोली, डैडी, रामू से बोलो जल्दी करे और एसी भी ऑन कर दे। यहाँ तो मेरा दम घुट रहा है, कैसे रहते होंगे लोग यहाँ। हाँ। डैडी, आप शहर छोड़कर इस पिछड़े हुए गांव में आ गए, जानते हो यहाँ कितनी गर्मी है। इससे अच्छा तो शहर में ही हम लोग किराए पर रह लेते। हाँ बेटा, ये हमारी जन्मभूमि है, कुछ दिन रहोगी तो तुम्हें आदत हो जाएगी। अरे विधि को देख लो, वो भी तो यहीं रहती है। आप तो हमेशा से ही उन लोगों की तारीफ करते आए हो। देखो तो मेरी बेटी का गर्मी की वजह से क्या हाल हो गया है। अब तुम दोनों माँ बेटी यहाँ रहने की आदत डाल लो, समझे? गीता और दीक्षा कुछ नहीं बोल पाईं। गायत्री ने कहा, दीदी, आप लोगों का खाना आज मैंने यहीं बना दिया है, कहो तो खाना लगा दूं? मम्मा, एक तो यहाँ अंधेरा, ऊपर से इतनी गर्मी, खाना कैसे खाया जाएगा? भूख भी तो बहुत तेज लगी है, खाना तो खाना ही पड़ेगा। आप तीनों खाना खाओ, मैं हाथ के पंखे से हवा कर देती हूँ। अरे नहीं बेटी, हम लोग खा लेंगे, परेशान मत हो। जब तक उन्होंने खाना खाया, विधि उन्हें हवा करती रही। रात हो चुकी थी, लेकिन लाइट नहीं आई। वो लोग अपने घर में चले गए। वहां एक तो मच्छरों की पिन, ऊपर से गर्मी। दीक्षा और उसकी मम्मी रात भर नहीं सो पाए, लेकिन अनिल छत पर जाकर मजे से चादर तानकर सो गया। दीक्षा रोने लगी और कहने लगी, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे वापस शहर जाना है। हाँ।
वहीं विधि आंगन में नीम के नीचे लेटकर रात भर दीक्षा के बारे में सोचती रही। क्या बात है विधि, आज नींद नहीं आ रही? माँ, ताऊ जी इतने अमीर और पापा इतने गरीब क्यों हैं? बेटा, तुम्हारे ताऊ जी पढ़ लिख कर शहर चले गए थे, जहां उनकी नौकरी लग गई। लेकिन तुम्हारे पिताजी कम पढ़े थे, इसीलिए वो गांव में ही रह गए। माँ, उनके यहाँ गर्मियों में फ्रिज, एसी सब कुछ है, लेकिन हम इतने गरीब हैं कि हमारे यहाँ तो पंखा भी नहीं है। कोई बात नहीं विधि, जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगी तब हमारे पास भी सब कुछ होगा। हाँ हाँ माँ, अगले साल मेरी 12वीं हो जाएगी, उसके बाद मैं नौकरी की तैयारी करूंगी। नौकरी लगने के बाद हमारे पास भी सब कुछ होगा। अगले दिन सुनील ने खेत से आकर विधि से एक गिलास ठंडा सा पानी मांगा। ठहरो पिताजी, मैं ताऊ जी के घर से ना बर्फ लेकर आती हूँ। अरे विधि नहीं, घड़े में से दे दो, ऐसे तो हमें बर्फ की आदत पड़ जाएगी। मैं लाती हूँ पिताजी। ताऊ जी, ताई जी, देखो आ गई बर्फ मांगने। इसे तो बस बहाना चाहिए, आएगी, थोड़ी देर एसी में बैठेगी और बर्फ लेकर चली जाएगी। आज तो डैडी भी नहीं है, आज अच्छा मौका है, मना कर देती हूँ। पिताजी ठंडा पानी मांग रहे हैं, गर्मी से बुरा हाल है, थोड़ी बर्फ चाहिए थी। विधि, तुम्हारे घर में तो सब कुएं का पानी पीते हैं, वही पानी पियो। ये अमीरों वाले शौक नहीं पालने चाहिए। हाँ, बर्फ जमी नहीं है, शाम तक जमेगी। और आज तो घर में मम्मा और डैडी भी नहीं है, नहीं तो थोड़ी देर एसी में बैठ जाती। वैसे विधि, तुमने कभी पंखे की हवा तो खाई नहीं, एसी में बैठकर तो मजा आता होगा ना। विधि बिना कुछ कहे वापस चली गई। क्या हुआ विधि, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं माँ, दीक्षा को बहुत घमंड है कि वह अमीर है। उसने मुझे बर्फ भी नहीं दी और मुझे कई सारी बातें भी सुनाई। तो रोती क्यों हो पागल? हमारे पास धन नहीं पर सम्मान है, संस्कार है। वो कुछ भी कहें तुम उसे पलटकर जवाब मत देना और कभी बर्फ लेने के लिए नहीं जाना। ठीक है माँ। अगले दिन गांव की लाइट भाग गई और कई दिनों तक नहीं आई। दीक्षा की 3 रातें बिना सोए गुजर गईं। गर्मी के मारे उसकी तबीयत बिगड़ गई। उल्टी, दस्त, बुखार ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया। दीक्षा, तुम सोने की कोशिश करो, जब तक सोओगी नहीं तब तक आराम नहीं लगेगा। मगर मम्मा, गर्मी से बेचैनी हो रही है, नींद कैसे आएगी? चलो तो तुम्हारे चाचा के घर चलते हैं, वहां आंगन में पेड़ है, उसकी हवा में तुम्हें नींद आ जाएगी। लेकिन पापा, उनके घर मेरा मन नहीं है। मैं तो आज वहीं जाकर सोऊंगा, तुम्हारा मन करे तो आ जाना, मैं बिना लाइट के यहाँ नहीं सो पाऊंगा। विधि बहुत खुश थी कि आज ताऊजी उनके यहाँ सोएंगे। उसने आंगन में सबका बिस्तर लगा दिया। पीछे पीछे दीक्षा और गीता भी पहुंच गईं। विधि ने उनका बिस्तर भी लगा दिया। खुले आंगन में पेड़ की हवा बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए सबको गहरी नींद आ गई। मगर दीक्षा बुखार में तप रही थी। विधि ने उसके पास जाकर पूछा, क्या बात है दीक्षा, नींद नहीं आ रही? तो दीक्षा बोली, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत बेचैनी हो रही है। विधि ने हाथ लगाकर देखा और बोला, अरे तुम तो तप रही हो। विधि सारी रात जागकर उसके माथे पर पानी की पट्टी रखती रही और उसकी हवा करती रही, जिससे उसका बुखार भी उतर गया और उसे नींद भी आ गई। सुबह जब दीक्षा की आंखें खुली तो उसने विधि को अपनी हवा करते हुए पाया। दीक्षा हैरानी से बोली, विधि, तुम क्या सारी रात? हाँ दीक्षा, तुम्हारी नींद ना खुल जाए इसलिए मैं सारी रात तुम्हें हवा करती रही। दीक्षा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे माफ कर देना विधि, मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया। मैं भूल गई थी कि गर्मी सबको लगती है, गरीब हो या अमीर, सब मेरी गलती है।
मैंने ही उसे अमीर गरीब का भेदभाव सिखा दिया। दीक्षा, मैंने भी देखा था। विधि सारी रात तुम्हारे माथे पर पानी की पट्टियां रखती रही। तुम्हें इस बात का एहसास हो, इसलिए मैंने विधि को नहीं रोका। विधि दीक्षा के गले लग गई। दीक्षा, जब तक गांव में लाइट नहीं आती, हम सब यहीं आंगन में एक साथ सोएंगे। यही तुम्हारा पश्चाताप होगा। उसके बाद सब लोग हंस पड़े।